नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इंग्लिश मीडियम की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये जो सब्जेक्ट कोड आपके सामने है इसका नाम है BHIC 106 और यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर हम दो प्रकार की हिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। कुछ है वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स और कुछ है इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स। अब जैसे 105 हमने किया था तो उसमें इंडियन हिस्ट्री थी। अब 106 हम कर रहे हैं तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री है। लेकिन मॉडर्न कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न वेस्ट। ये जो वेस्ट शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब है वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना। वेस्ट का क्या मतलब हुआ? वेस्ट का मतलब हुआ वेस्टर्न वर्ल्ड। और वेस्टर्न वर्ल्ड यानी मेनली आप कह सकते हैं अमेरिका, ठीक। अमेरिका के साथ साथ आप यहां पर पूरा यूरोप क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका और यूरोपियन हिस्ट्री की हम बात करेंगे। और जहां पर मेजरली जो टॉपिक है वो ज्यादातर आपके देखना आप जो रेनेसा वाला पीरियड है आपका, ठीक है, रेनेसा वाला पीरियड। उसके साथ साथ जो भी आप कह सकते हैं टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहां पर हुई है उन सभी की बात हम करने वाले हैं। क्योंकि एक समय था जब यूरोप अंधविश्वासों पर चलता था। ज्यादातर चीजें धर्म के आधार पर समझी जाती थी, विश्वास धर्म के आधार पर बनते थे और चर्च को सबसे ऊपर माना जाता था। तो फिर कैसे इस अंधविश्वास से उभरकर पूरे यूरोपियन हिस्ट्री में ऐसा बदलाव आया कि लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगे, वही आज का हमारा कॉन्सेप्ट है। हिंदी ऑनर्स की पूरी सीरीज हमारे चैनल पर आ चुकी है दोस्त, वो भी आप जाके देख लेंगे। अब देखिए द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। आपको पता है किसी समय पे यूरोप में फ्यूडलिज्म होता था, सामंतवाद जिसे आप कहते हैं। आज के समय पूरा यूरोप कैपिटलिज्म पर चल रहा है। क्यों चल रहा है यही आपको यहां पर क्या करना है दोस्त, बताना है। आगे चलिए, रेनेसा से रिलेटेड मैंने यहां पर डाले दो बेहतरीन क्वेश्चन। रेनेसा यानी पुनर्जागरण। एक तो रेनेसा क्या होता है और ह्यूमैनिज्म की शुरुआत किस तरीके से हुई, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से इनोवेशंस हुए रेनेसा पीरियड में, ठीक है। इसके अलावा द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न वेस्ट, यानी कौन कौन सी विशेषता रही जब हमारा वेस्टर्न एरिया जो है दुनिया का, यानी कि यूरोप अमेरिका मॉडर्न बन गया, तो उसकी क्या क्या आप कह सकते हैं मॉडर्निटी के अंदर फीचर्स रहे। द रिफॉर्मेशन इन जर्मनी, तो जर्मनी के अंदर कौन कौन से रिफॉर्मेशन हुए, कौन कौन से जर्मनी के अंदर क्या हुए, सुधार हुए, इन्हीं को ही आपको क्या है समझ के चलना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखिए यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड आपके आते हैं उन्हें हम क्लास में भी कराते हैं और वो आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर एज अ गेस्ट पेपर के तौर पर भी मिल जाएंगे। तो आप बिना देर के यहाँ से गेस्ट पेपर ले लेना दोस्तों। ये पेड फॉर्म में होते हैं, फ्री पीडीएफ्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से ये वाली क्लास पीडीएफ भी और पुरानी क्लास पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक एक टॉपिक को डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म होता क्या है। देखिए जो फ्यूडलिज्म है इसका मतलब है सामंतवादी व्यवस्था। यहां पर क्या होता है, यहां पर सबसे ऊपर तो होता था किंग, किंग से नीचे यहां पर होते थे लैंडलॉर्ड्स यानी स्वामी आप कह सकते हैं, और उससे नीचे होते थे आपके पीजेंट्स यानी कि किसान, ठीक है। अब ये क्या मतलब है, राजा के पास पूरी जमीन होती थी। भाई सारी जमीन का मालिक बाय डिफॉल्ट कौन है, राजा है। राजा अपनी जमीन को छोटे छोटे जमींदारों में बांट देता था, छोटे छोटे भूमि के स्वामियों में बांट देता था, जिन्हें हम लैंडलॉर्ड्स कहते थे, भूमि के स्वामी। और ये भूमि के स्वामी किसानों से अपनी जमीन पर खेती करवाते थे। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। इस व्यवस्था का आधार कौन हुए, किसान। अगर किसान नहीं होंगे तो लॉर्ड्स किससे खेती करवाएंगे और जमीन राजा क्यों ही बांटेगा। तो इस पूरे फ्यूडलिज्म का बेस कौन हुए, वो हुए आपका एग्रीकल्चर और फार्मर्स यानी कि किसान। अब किसानों से टैक्स वसूल कर क्या करते थे, भूस्वामी अपने पास रखते थे और फिर उसे आगे किसके पास पहुंचा देते थे, राजा के पास पहुंचा देते थे। ये थी फ्यूडलिज्म व्यवस्था। इसी से ही धीरे धीरे यूरोप के अंदर कैपिटलिज्म का क्या हुआ था दोस्त, उदय हुआ था। कैसे हुआ था इसको समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं फ्यूडलिज्म की खास बात क्या है। देखिए एग्रीरियन इकोनॉमी मतलब यह है कि लैंड वाज प्राइमरी सोर्स ऑफ वेल्थ कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड्स वर्क्ड बाय द पीजेंट। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, जब तक आपका यह होता था फ्यूडलिज्म होता था तब तक सबसे इंपॉर्टेंट थी लैंड जिस पर खेती की जाती थी और उस पर खेती करने वाले फार्मर्स। भाई लैंड के मालिक फार्मर्स नहीं होते थे लेकिन खेती यही करते थे। मालिक नहीं थे, खेती यही करते थे। मालिक कौन थे, आपके लैंडलॉर्ड्स थे जो कि राजा के अधीन, किंग के अधीन काम करते थे, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू पीजेंट इन एक्सचेंज फॉर देयर लेबर एंड रेंट। आप ध्यान से समझिए, अब अगर किसान इनके लिए इनकी जमीन पर खेती कर रहे हैं तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मालिक है, जो ओनर है जमीन के, वो किसानों को क्या देते थे, इसके बदले में वो उनकी सुरक्षा करते थे। दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है। तो वो क्या करते थे, उनकी सुरक्षा यहां पर करते हुए दिखाई आपको देंगे।
दूसरी चीज लोकलाइज्ड इकोनॉमीज विद मिनिमल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और यहां पर ट्रेड नाम की कोई चीज नहीं होती थी और इसी रीजन से कैपिटलिज्म विकसित नहीं हुआ था। फ्यूडलिज्म में सब कुछ लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स के बीच में ही चलता था, व्यापार ना के बराबर था, सब कुछ बेस्ड था तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर। ठीक है, यह व्यवस्था यूरोप में अच्छी खासी चल रही थी लगभग कब 14th सेंचुरी के आसपास, यानी कि आप कह सकते हैं 1301 से लेकर 1399 तक का पीरियड ऐसा रहा जब फ्यूडलिज्म बहुत तेजी से यूरोप के अंदर फैला, लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास। अब फ्यूडलिज्म धीरे धीरे क्या हुआ, इसका डिक्लाइन होने लगा, फ्यूडलिज्म धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। रीजन ये था कि फ्यूडलिज्म सिर्फ खेती पर निर्भर करता था, जबकि अब धीरे धीरे गांव की जगह कस्बे बनने लगे और लोग व्यापार करने लगे, और जब किसान भी व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ गया तो उसने खेती करना मना कर दिया। और जो एक एग्रीमेंट चलता था लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स के बीच, किस चीज का एग्रीमेंट, कि फार्मर्स लैंडलॉर्ड की लैंड पर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर खेती करेंगे, और जो लैंडलॉर्ड है वो किसानों को क्या देगा, सुरक्षा देगा, प्रोटेक्शन देगा। ये जो इनके बीच में एक एग्रीमेंट था, एक हार्मनी थी, वो टूटती चली गई जैसे ही व्यापार दुनिया में तेज हुआ। दूसरी चीज, ब्लैक डेथ नाम की जब महामारी यूरोप के अंदर आई, 14th सेंचुरी में ही आई थी ये भी, तो लेबर की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई और इसके साथ साथ मजदूरी बढ़ने लगी। इससे भी क्या हुआ, भाई बिना लेबर के खेतों में कोई काम नहीं करेगा, और ये एग्रियन व्यवस्था जो है आपकी, एग्रियन व्यवस्था कौन सी, फ्यूडलिज्म वाली, ये धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। इसके अलावा फिर एक समय पर पीजेंट्स ने रिवोल्ट भी किया, किसानों ने रिवोल्ट किया, जिसे इंग्लिश पीजेंट रिवोल्ट कहते हैं, 1381 में, जिसने फ्यूडलिज्म व्यवस्था को पूरी तरीके से मना कर दिया। ठीक, ग्रोथ ऑफ मनी इकोनॉमी, धीरे धीरे जब मनी इकोनॉमी और नेशन स्टेट्स की बात आने लगी तो मोनार्क सेंट्रलाइज्ड पावर आई, रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। और जैसे जैसे किंग और ताकतवर होने लगे, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे आपके, जो लैंडलॉर्ड्स थे, इनकी पावर्स क्या होने लगी, घटने लगी। और जैसे जैसे किंग पावरफुल हुए, दूसरी तरफ मजदूर व्यापार करने लगे और उनकी संख्या भी क्या होने लगी, घटने लगी महामारी के कारण। उन दोनों ही कारणों से दोनों तरफ से लैंडलॉर्ड्स की जो पावर थी वो कम होने लगी और फ्यूडलिज्म समाप्त होने लगा। क्लियर दोस्त? चलिए, ये फ्यूडलिज्म जो शब्द है ना, इसके अंदर एक शब्द है फ्यूड। फ्यूड का मतलब क्या होता है, फ्यूड का सिर्फ इतना ही मतलब होता है दोस्त, हाँ, फ्यूड का सिर्फ इतना ही मतलब होता है अ पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, भूमि का एक टुकड़ा, अ पार्ट ऑफ लैंड। ठीक, आगे चलिए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कैपिटलिज्म आया। भाई जैसे जैसे लोग व्यापार करने लगे, सबसे पहले क्या विकसित हुआ, इसे कहते हैं आप मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म का मतलब क्या होता है, व्यापार का बढ़ना, भाई साम्राज्यवाद का बढ़ना, और धीरे धीरे लोगों ने क्या करने लगे, लोग पैसे को जोड़ने लग गए, व्यापार के माध्यम से लोग अमीर होने लगे और ये किसान वाली व्यवस्था समाप्त हो गई। फिर जब 18th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन हुई इंग्लैंड के अंदर, जिसे आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, इसने तो आप देखिए अलग ही लेवल पर इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी और लोग खेती की जगह क्या करने लगे, इंडस्ट्रीज में उत्पादन करने लग गए। और जबकि मैंने आपको बताया था फ्यूडलिज्म का बेस ही क्या था, फ्यूडलिज्म का बेस था एग्रीकल्चर, और उससे शिफ्ट होकर लोग किधर जाने लगे, व्यापार की तरफ जाने लग गए थे। क्लियर? बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत या परेशानी हो तो आगे चलिए। अब बात करते हैं रेनेसा की। रेनेसा का थोड़ा सा ना आपको पृष्ठभूमि समझनी होगी, थोड़ा बेस समझिए इसका। रेनेसा एक ऐसा पीरियड रहा यूरोप में जहां पर लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने ढेर सारी खोज की। रीजन क्या था, यूरोप में उस समय बहुत ज्यादा लोग रिलीजन को, धर्म को बड़े इंपोर्टेंस देते थे, और धर्म में इतने ब्लाइंड फेथ से, इतने ज्यादा अंधविश्वास थे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक विश्वास उस समय यूरोप में चलता था कि पृथ्वी जो है अब पाप से इतनी भर गई है, इतना वजन इसमें हो गया है कि एक जगह टिकी हुई है, और सभी ग्रह पृथ्वी के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी हमारी सेंटर में है। तो ऐसे ढेर सारे आप कह सकते हैं मिथ यहां पर यूरोप में थे। इसी कारण से यहां पर एक पीरियड आया जिसका नाम था रेनेसा पीरियड, 14 से 17 सेंचुरी के बीच में। इसने क्या किया, लोगों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया, लोगों का आईक्यू बढ़ाने की कोशिश की, लोगों को ये समझाया कि जो फेथ आपने बना रखे हैं, दोज आर ब्लाइंड, वो क्या है दोस्त, ब्लाइंड है आपके, है ना, वो अंधविश्वासों की श्रेणी में आपने रख सकते हैं, दे आर नॉट लॉजिकल, वो साइंटिफिक नहीं है। तो कैसे लॉजिकल साइंटिफिक बना सकते हैं आप इन्हें, उन्हें समझाया गया ह्यूमैनिज्म का मतलब। ह्यूमैनिज्म वाज फिलोसफी दैट फोकस्ड ऑन ह्यूमन पोटेंशियल, इंडिविजुअल अचीवमेंट और सेक्युलर कंसर्न्स। मतलब सिर्फ इतना है कि ह्यूमैनिज्म में कहा गया कि लोग धर्मों में बटे नहीं होने चाहिए, नस्लों में बटे नहीं होने चाहिए। ह्यूमैनिज्म यानी मानवतावाद, हर व्यक्ति एक दूसरे की भलाई के लिए काम करे, हर व्यक्ति सेल्फ डेवलपमेंट के लिए काम करे, अपनी पोटेंशियल को पहचाने, अपनी अचीवमेंट के लिए क्या करे,
काम करे। इसके लिए उसे किसी धर्म पर, किसी रिलीजन पर, किसी चर्च पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। एक नई बात आई। फिर इसके अलावा क्या हुआ, रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल नॉलेज, स्टडी ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर। और लोगों ने क्या किया, लिटरेचर को, टेक्नोलॉजी को पढ़ना और सीखना स्टार्ट किया। लोग अंधविश्वासों से ऊपर उठे और नॉलेज की तरफ क्या होने लगे, ट्रैवल करने लगे, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे थिंकर्स हुए जिन्होंने काफी कुछ क्या किया, अचीव किया। इसके अलावा सेक्युलरिज्म, अब ये माने जाने लगा कि while religion remained important there was a growing focus on non religious subject। हालांकि यहां पर ये नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों ने अपने रिलीजन को पूरी तरीके से छोड़ दिया, अपने धर्म को पूरी तरीके से छोड़ दिया, नहीं। लेकिन लोग पहले सिर्फ धर्म को सोचते थे, अब धर्म के अलावा बहुत कुछ चीजें सोचने लगे। अब उनकी थिंकिंग पहले से क्या हुई, थोड़ी सी डेवलप होने लगी थी। ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने तो क्या कर दिया, नॉलेज को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। एजुकेशन और लिटरेसी जैसे ही आई, क्योंकि इसका ब्लाइंड फेथ का, अंधविश्वासों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, नॉलेज, एजुकेशन। और यही तेजी से यूरोप के अंदर डेवलप होने लगी, जिसके कारण वहां के लोग धीरे धीरे एजुकेशन, नॉलेज, साइंटिफिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ने लग गए। क्लियर, आगे चलिए। डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग रेनेसा। अब रेनेसा पीरियड के दौरान कौन कौन से साइंटिफिक आविष्कार हुए जिसके कारण आप बताइए लोगों की थिंकिंग बदली। सबसे पहले आए निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने 15 आप कह सकते हैं 43 में ये बताया, द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स ना क्या क्या, आप इसे सोलर सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के सेंटर तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। लेकिन कोपरनिकस के सिद्धांतों ने बताया कि इतना तो क्लियर कर दिया लोगों को कि हीलियोसेंट्रिज्म है। हीलियो मतलब हीलियम एक तरीके से, क्योंकि हमारा सन जो है वो हीलियम से बना हुआ है। तो आप एक चीज याद रखिए कि यहां पर कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम के या यूनिवर्स के केंद्र में नहीं मानिए आप, सन है, सन केंद्र में, और पृथ्वी सहित सारे ग्रह सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इसके अलावा एम्पेरिकल मेथड किसने दिया, फ्रांसिस बेकन ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन करके सीखिए, एक्सपेरिमेंट करके सीखिए, अंधविश्वासों से मत सीखिए। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में आए गैलीलियो गैली, जिन्होंने दुनिया की पहली दूरबीन बनाई, और उन्होंने क्या किया, कोपरनिकस के सिद्धांत को कंफर्म करके बता दिया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, बल्कि पृथ्वी तो स्वयं सूर्य के चक्कर लगा रही है। यह बात उन्होंने सिर्फ बोली थी, गैलीलियो गैली ने लोगों को अपनी, आप कह सकते दूरबीन के माध्यम से, अपने टेलीस्कोप के माध्यम से लोगों को क्या कर दी, दिखा भी दी। फिर आए हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आइजैक न्यूटन, और आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, ग्रेविटी दी। ये सभी चीजें क्या करा, लोगों की जो थिंकिंग थी पहले, औंधी चौंधी थिंकिंग जिसे आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल ही वाहियात थिंकिंग, जो कि ब्लाइंड फेथ पर डिपेंडेंट थिंकिंग थी, ऐसी थिंकिंग को हटाकर लोगों को किधर की तरफ मोड़ा, नॉलेज की तरफ मोड़ा। ह्यूमन एंटोनॉमी का क्या मतलब है दोस्त, इसका मतलब सिर्फ इतना सही है कि एडवांस मेडिकल नॉलेज। पहले यह माना जाता था कि शरीर के अंदर बस एक आत्मा होती है, लेकिन शरीर के अंदर ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स का एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये सभी चीजें हमें किसने बताई, ये हमें बताई एंड्रयूज वेसेल्स ने। ठीक है दोस्त, इंपैक्ट इसका सिर्फ इतना सा हुआ कि लोग रिलीजियस एक्सप्लेनेशन से रेशनल थिंकिंग की तरफ पहुंचे, अब लोग लॉजिकल सोचने लगे। इतना सब अगर पढ़ लेगा इंसान तो उनकी थिंकिंग कैसी हो जाएगी, लॉजिकल हो जाएगी, लोग इन्वेंशंस की तरफ बढ़ने लगे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, और धीरे धीरे कुछ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर यहां पर स्टेब्लिश होने लगे। नेविगेशन हो, मेडिसिन हो, इंडस्ट्री हो, हर फील्ड के अंदर डेवलपमेंट आपको यहां देखने के लिए मिल जाएगा। बताइए यहां तक बात समझ में आई आपको या नहीं आई। नेक्स्ट, द मेन फीचर्स ऑफ अर्ली मॉडर्न वेस्ट। अब देखिए इतना अच्छा मॉडर्निटी यहां पर आ रखी है वेस्टर्न इलाके में, तो क्या क्या खास बात रही उस इलाके की। कुछ पॉलिटिकल चेंज हुए, कुछ इकोनॉमिक्स में चेंज हुए, कुछ सोशल चेंज हुए, कुछ रिलीजियस और कल्चरल चेंज हुए। चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, मतलब सिर्फ इतना सा है, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की रिप्लेस फ्यूडलिज्म। तो पहली विशेषता तो इसकी ये निकली कि जो फ्यूडलिज्म था वो यहाँ पर समाप्त होने लगा। अब राजा का शासन यानी मोनार्की व्यवस्था यहाँ पर बहुत तेजी से फैलने लगी। दूसरी चीज, किंग्स लाइक लुइस आप कह सकते हैं 15 और फिलिप सेकंड इन स्पेन सेंट्रलाइज्ड पावर। दो एग्जांपल भी यहां पर दिए हुए हैं। इंग्लैंड में जब ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई तो पार्लियामेंट्री रूल आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो कहीं कहीं पर क्या हो रहा था, आप कह सकते हैं मोनार्की सिस्टम था, तो कहीं कहीं पर क्या था आप देख सकते हैं सेंट्रलाइज्ड
पावर के तौर पर पार्लियामेंट्री रूल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब दोनों ही प्रकार की व्यवस्था पॉलिटिकल चेंजेस में देखने के लिए मिल रही थी। दूसरी तरफ वहां पर व्यापार का विकास होने लगा था, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन होने लगी थी और एग्रीकल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा था, फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। तो इट मींस सारे ही पॉजिटिव चेंजेस आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, सोशल चेंज में क्या हुआ, जैसे ही फ्यूडलिज्म समाप्त हुआ, जो हमारी मिडिल क्लास है वो उभर के सामने आई, जो ना कि अमीर थे ना गरीब थे, हमारे तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग। एक्सपेंशन ऑफ सिटीज ड्यू टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अब ट्रेड और इंडस्ट्री की यदि बात करें वो तेजी से फैली क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। और रेनेसा ने क्या किया, लोगों का एनलाइटमेंट किया, लोगों को समझाया कि रीजन और प्रोग्रेस बहुत जरूरी है, थिंकिंग आपकी कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्मेशन में ये हुआ कि अब लोग सिर्फ और सिर्फ चर्च को सब कुछ नहीं मानते थे, लोग मानते थे लिटरेसी और नॉलेज को सब कुछ। पहले क्या था, जब रेनेसा पीरियड से पहले सब कुछ माना जाता था किसको, आप याद रखिए, चर्च को, धर्म को, है ना। लेकिन अब ये कहा गया कि इससे आगे भी बहुत कुछ है, इससे आगे भी एक दुनिया पड़ी है जिसे हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्लियर दोस्त, आगे चलिए। तो जर्मनी में कौन कौन से सुधार हुए, ये और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका बचता है। अब जर्मनी की स्पेशली बात करें तो रिफॉर्मेशन जो था स्पेशली रिलीजियस मूवमेंट था जो जर्मनी के अंदर हुआ था, जिसने क्या किया, कॉजेस ऑफ रिफॉर्मेशन क्यों हुआ था, करप्शन इन द कैथोलिक चर्च, जर्मनी का जो कैथोलिक चर्च था उसके अंदर करप्शन देखने के लिए मिला था, इसलिए भी रिफॉर्मेशन किए गए। प्रिंटिंग प्रेस, और जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई, प्रिंटिंग प्रेस मतलब छापने वाली टेक्नोलॉजी, तो छापने वाली टेक्नोलॉजी ने क्या किया, रिलीजियस क्रिटिसिज्म को और बाइबल ट्रांसलेशंस को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म, किंग्स वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेपल अथॉरिटी। भाई सीधी सी बात है, यहां पर जैसे जैसे रिफॉर्मेशन रिलीजियस फील्ड में हुए उसका सीधा इंपैक्ट आपको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखने के लिए मिलेगा। मार्टिन लूथर ने बहुत ज्यादा सुधार यहां पर किए जर्मनी के अंदर। जैसे मार्टिन लूथर की बात करें, एक जर्मन मॉन्क थे जिन्होंने क्या किया, चर्च के करप्शन के खिलाफ या फिर आप कह सकते हैं एक ब्लाइंड फेथ रिलीजियस थिंकिंग के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। पार्ट ऑफ रेनेसा आप इसे कह सकते हैं। प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द, आप कह सकते हैं, इंडल्जेंसीज एंड कॉल द चर्च रिफॉर्म्स, और इसको क्या किया, चर्च रिफॉर्म में रखा। जैसे एक सुधार उन्होंने ये कहा कि सबसे ऊपर पोप नहीं है, मतलब धर्म गुरु सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर आप बाइबल को मानिए, डायरेक्टली आप उसे पढ़िए, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, हर व्यक्ति चर्च जा सकता है, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैनी रूलर्स बैक्ड लूथर टू रिड्यूस द पोप्स इन्फ्लुएंस, और ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लूथर के ऊपर इस बात को लेकर सवाल उठाए कि वो पोप की इन्फ्लुएंस को कम क्यों करना चाहता है। अलाउड रूलर्स टू चूज बिटवीन कैथोलिज्म एंड लूथरिज्म, अब दो प्रकार की विचारधारा बन गई, एक जो कैथोलिक चर्च को अच्छा मानते थे और एक जो लूथर की विचारधारा को अच्छा मानते थे। ठीक है, दो विचारधारा के लोग यहां पर बन गए। कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इतना सा हुआ कि रिलीजियस वार होने लगा, डिक्लाइन ऑफ पेपल पावर। अभी पेपल पावर कौन सी है, चर्च वाली, चर्च की पावर कम होने लगी, काउंटर रिफॉर्मेशन, और कैथोलिक चर्च ने भी काफी कुछ अपने अंदर क्या किए, चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। क्लियर दोस्त, तो ये सारे रिफॉर्मेशन भी रेनेसा पीरियड से रिलेटेड है क्योंकि ये भी मॉडर्न वेस्ट ही है। क्लियर, तो सब में हमने ये जाना कि जो आज के समय हम दुनिया वेस्टर्न देखते हैं, डेवलप्ड वेस्टर्न दुनिया देखते हैं, इसका डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ उनकी साइंटिफिक नॉलेज के कारण हुआ है। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था, एक समय वहाँ फ्यूडलिज्म था तो अब कैपिटलिज्म है, एक समय वहाँ पर ब्लाइंड फेथ थे तो अब रेनेसा वाला पीरियड है वहाँ, इसलिए वो लोग कई हद तक आगे बढ़ चुके हैं। क्लियर दोस्त, चलिए अब आपका कोई भी डाउट यदि यहाँ पर बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जिस व्यक्ति ने एक दो बार कंटेंट को अच्छे से पढ़ा होगा उसके दिमाग में तो क्लास बहुत अच्छे से बैठी होगी क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है, और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो एक दो बार क्लास को देखे आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए दोस्त, धन्यवाद।